तो अब यार जैसे कि देख सकते हो मैं आप लोग के लिए नया वाला मानबल के आ गया हूँ एकदम मतलब गरम गरम ब्रेड की तरह। तो इस वाले मानबल की स्टोरी को देख के कौन बताना आप लोगों को कैसा लगा। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को स्टोरी के शुरुआत में ही बताया जाता है किस तरह सोंग फैमिली पूरे 100 सालों के लिए एक प्रेस्टिजियस क्लैन के तौर पे सेंगसी प्रोविंस के जाओगो विलेज में राइचियसनेस प्रेस्टिज का सिंबल बना हुआ है। और इस सोंग फैमिली का हेड सोंग बुजांग उसके अपने कैरेक्टर और राइचियसनेस को बखूबी से अपहोल्ड किया है, जिससे सोंग फैमिली का प्रेस्टीज और भी ज्यादा इनहेंस्ड हो गया। इस वजह से फैमिली हेड को और पूरे पूरे इंटायर फैमिली को किसी भी चीज को रहे फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ साथ यार मतलब आप लोग भी देख रहे हो किस तरह यही प्रेस्टीज यही राइचियसनेस इनके क्लैन को एक बड़ा आलिशान क्लैन बना लिया। और उसी राइचियसनेस और प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बंदे लोग ट्रेन भी हो रहे क्लैन हेड खुद के नजरों के सामने। इसके साथ साथ ही हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है सोंग फैमिली का सेकंड सन सोंग बेक, जो कि अभी के लिए फैमिली हेड का टेंशन का बच्चा बना हुआ है। जैसे कि देख रहा है अपना बेक अच्छे से उन बड़े बड़े आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के ट्रेन नहीं कर पा रहा है, थक चुका है। इसलिए अब एक और बार फैमिली हेड अपने बेक को डांट रहा है, जिस चीज को अपने बाकी सारे बंदे लोग कहने लगते हैं किस तरह अपना बेक का उम्र अभी सिर्फ 7 साल ही है, जिसके लिए उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के ट्रेन करना बच्चे के लिए मतलब पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अब इस चीज को ये सारे बंदे लोग सीधा फैमिली हेड को तो नहीं बता सकते ना। उस तरफ इसी के उल्टा हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है सोंग फैमिली का फर्स्ट बॉर्न सोंग यंग, जो कि एक जीनियस बंदा है। इतनी सी उम्र में उसने सोंग फैमिली के 4 एम्बलेम्स आर्ट को मास्टर कर लिया है। इसके ऊपर से उसने 3 क्लासिक्स और मिलिट्री टैक्टिक में भी अपने टैलेंट को शो किया है, जिसके साथ एक्चुअली अपना फैमिली हेड अपने बेक को कंपेयर करके हमेशा डाटा करते हैं। इसके बावजूद कि अपना सोंग यंग 13 साल का एक बच्चा है, मतलब अपने बेक के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका उम्र हाफ है यार। जिसको बचाने के लिए अब अभी यार इस बंदी को मैडम करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो मे बी ये बंदी अपने मतलब इस फैमिली हेड का वाइफ नहीं हो सकता है, मतलब मे बी। तो स्टोरी में अपने मैडम अपने बेक को फैमिली हेड के स्कोल्डिंग से बचाने के लिए कहने लगते हैं किस तरह एक 7 साल के बच्चे से क्या ही आप एक्सपेक्ट कर रहे। उसके ऊपर से इसने इस भरी धूप में कुत्तों की तरह ट्रेन हो रहा है, भागा नहीं है। जिसके जब में उस तरफ अपना फैमिली हेड कहता है कि लेकिन फिर भी मैम ये बच्चा एक वॉरियर फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको तो बेहतर होना चाहिए और उसके लिए इसको डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। जिस बात के जब में उस तरफ आप अपने मैडम और फैमिली हेड झगड़ा करने लगता है किस तरह अपना वो एल्डेस्ट सन सोंग यंग भी एक क्यूट बच्चा हुआ करता था, जिसको इस फैमिली हेड ने उस तरह एक वॉरियर बना दिया। तो इस बार अपने बक को उस जैसा अपने मैडम रेस करने इस फैमिली हेड को नहीं देगी। तो अब इन बातों को भी उस तरफ अपना सोंग यंग सुन के मुस्कुरा के मन में सोच रहा है कि चलो भाई इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। लेकिन मैं काफी हैप्पी हूँ जब इस तरह के मूवमेंट को देखता हूँ। तो अब इसी पैनल के साथ हम लोग को रात हो गया है और बारिश हो रहा है, इस सीन को देखा जाता है। जिस चीज को देख के अब अपना फैमिली हेड कहने लगता है कि यार इस अचानक के बारिश की वजह से ना उन लोग को शायद कल का ट्रेनिंग स्किप करना पड़ेगा। मतलब यहाँ अपने फैमिली हेड का मन तो यह है कि कल बारिश हो या ना हो ट्रेनिंग होगा, लेकिन अगर वो करेगा ना तब उसका वाइफ उसको इस तरह से डांटेगा कि उस दिन का खाना उसके गले से उतरेगा ही नहीं। जिस बात को छोड़ के अपने फैमिली हेड कहने लगता है कि इसमें बक का सच में कोई गलती नहीं है, वो ही बस एक वॉरियर को रेस करना चाहता। इसके ऊपर से वो खुद भी अपनी ट्रेनिंग को निगलेक्ट कर रहा है। जो बात बोल के रात में इस बारिश के माहौल में अपना फैमिली हेड घर के अंदर उसका शॉर्ट्समैनशिप का ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिस ट्रेनिंग को अब अपना सोंग यंग अपने फादर के पास आते वक्त देख के मन में सोच रहे जिस तरह जिस किसी भी पेड़ का रूट अंदर तक है ना, उस पेड़ को कभी भी ऊपर पड़े बर्फ की उसमें होने वाले ठंड की फिक्र करनी नहीं पड़ती। जो अंदर तक पेड़ का रूट गया है उस रूट को भी जाने के लिए फियर्स विंड बिटर कोल्ड का सामना करके जब कोई पेड़ खड़ा रहता है और गर्मी आने पे ग्रीन ग्रीन पत्ते भी खिलवा देते हैं, उसी चीज को एक्चुअली अपने सोंग यंग को उसके फादर को देख के महसूस हो रहा है कि लॉयल्टी और नोबिलिटी इसी चीज को तो कहा जाता है। उसके फादर का पाथ जो अभी तक उसके फादर ने तय कर दिया है, यानी कि सोंग फैमिली का मार्शल आर्ट में 8 लेवल तक पहुंच जाना,
वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरह उसका फादर का हर एक कुछ मार्शल आर्ट फाउंडेशन पर्सनैलिटी एकदम रूटेड है, जो रूटेड पेड़ अभी तक ग्रीन ग्रीन पत्तों को खिलवाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। जिस बात को छोड़ के अब जब अपने फैमिली हेड का नजर अपने सॉन्ग यंग के ऊपर पड़ता है, तब वो अपने ट्रेन को रोक के अपने सॉन्ग से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए है। जिसके जब में अपना सॉन्ग यंग कहता है कि जनरल आपको ढूंढ रहा था फादर, और तो और अभी हमारे दरवाजे के बाहर एक ओल्ड लेडी है जो कि बारिश से बच के हमारे यहाँ शेल्टर मांग रहा है। हमें जानता हूँ हम लोग को किसी भी आउटसाइडर को अंदर आने नहीं देना चाहिए, लेकिन वो ओल्ड लेडी डेस्परेट नजर आ रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आ गया फादर। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना फैमिली हेड कहता है कि इतनी रात गए ऐसा कौन हो सकता है, चल छोड़ मैं जाके खुद देख लूंगा। ये बोल के जाते वक्त वहीं पे रुक के अपना फैमिली हेड सॉन्ग यंग से पूछता है कि तूने मेरा ट्रेन को देखा ना, तो बता मेरा पाथ किस तरह है। जो बात बोल के यहाँ पर फैमिली हेड ही मन में सोच रहे कि वो कहीं कुछ ज्यादा ग्रेडी तो नहीं हो रहा है। हालांकि सॉन्ग यंग सच में एक टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसको भी शायद यहाँ अंदाजा नहीं लगा होगा हमारे सॉन्ग फैमिली के 8 एम्बलम 8 के सीक्रेट के बारे में। लेकिन उस तरफ तो यारो हम लोगों ने इससे पहले ही देख लिया किस तरह अपना सॉन्ग यंग उसके बाद फादर के ट्रेनिंग को देख के डिटेल में समझ आता है कि उसके फादर का पाथ किस तरह है। जो चीज जहाँ पे अपना सॉन्ग यंग बताता है तब अपने फैमिली हेड जोर जोर से हंसने लगता है। वो यहाँ बड़ी खुश होकर कहता है कि बस तेरे इतनी सी उम्र में तो हमारे फैमिली के 8 के सीक्रेट के बारे में इतना अच्छे से समझेगा, ये मेरे को ही पता नहीं था। जिस बात को सुन के जब उस तरफ अपना सॉन्ग यंग पूछने लगता है कि फादर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का उस तरफ अपना फैमिली हेड जवाब न देख के अपने फैमिली का वाइट जेट शॉर्ट अपने सॉन्ग यंग को थमाते के कहता है कि अपना सॉन्ग यंग अब तैयार है। लेकिन अब ये बात भी अपने सॉन्ग यंग को समझ में नहीं आता। वो तो यहाँ अपने फादर से पूछता है कि ये वाइट जेट शॉर्ट हमारे फैमिली का एम्बलम है, ये शॉर्ट सिर्फ फैमिली हेड ही इस्तेमाल करते हैं, इस शॉर्ट को अब मुझे क्यों दे रहे। जिसके जब मैं उस तरफ अपना फैमिली हेड कहता है कि बस एक शार्प शॉट है, अच्छा शॉट है, जिसको इस्तेमाल करने वाले उसका प्रॉपर यूजर भी होना चाहिए। ये बोल के और भी अपने सॉन्ग यंग को कंफ्यूज करते है उससे अपना फैमिली हेड जाते हुए कहता है कि आज मैं बड़ा ही खुश हूँ, इसलिए मैं उस ओल्ड लेडी को भी खुश कर दूंगा। तेरे को क्या लग रहा है, मुझे उस ओल्ड लेडी को आलीशान गेस्ट रूम में भेज देना चाहिए क्या? जो बोलते हैं अपना फैमिली हेड वहां से जाके अपनी इस ओल्ड लेडी से मिलता है, जो कि अपने फैमिली हेड को बताया कि ये ओल्ड लेडी किस तरह हंगजू टेम्पल में जाके बुद्धा को ऑफरिंग्स देना चाहता है, क्योंकि उसके इकलौते सन को बोर में खींच के जबरदस्ती ले जाने के बाद लौटा एज अ हेडलेस कॉर्प्स, तो वो एज अ मदर एटलीस्ट टेम्पल में जाके बुद्धा से प्रे करना चाहता है। जिस बात सुन के अब अपना फैमिली हेड मान जाते हैं और इस ओल्ड लेडी को अंदर लेते हुए कहता है कि सुबह होने पे ही अपनी इस ओल्ड लेडी को कोई हंजू टेम्पल में स्कॉट कर देगा। जिस बात को सुन के इस सब ने ओल्ड लेडी ये बताते हुए अंदर आने लगता है कि उसने सुना था सॉन्ग फैमिली का हेड सच्चमुच में एक जेनरस का है, तो वो इजीली एक ओल्ड ब्यूटीफुल वुमेन के अगेंस्ट अपना पीठ घुमा लेगा। जो बात बोल के ही अपने ओल्ड लेडी अपने फैमिली हेड के ऊपर पॉइजन डार्ट दे मारता है। इसके बाद ये अपने ओल्ड लेडी क्रेजी सा बनते हुए कहने लगता है किस तरह ये छोटा सा कंट्री साइड से पूरे सेंसी प्रोविंस के अंदर टॉप 3 सिक्स में से एक सीट आता है। मतलब मजाक चल रहा है क्या? ये बात पूरी तरह से बोल पता उससे पहले ही अपना फैमिली हेड उसके तलवार के एक बार से इस ओल्ड लेडी का मतलब पूरा इसे देख रहे माथाई कर देता है। जिसके बाद उस तरफ अपने ओल्ड लेडी मरा नहीं था, क्योंकि इसके अंदर छुप के अपने ड्रॉप वाला बंदा उस ओल्ड लेडी का मतलब नाटक कर रहा था। तो वो बाहर निकलते कहता है कि फैमिली हेड आपको उस तरह से मूवमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जो पॉइजन मैंने आपको पर इस्तेमाल किया ना उसको 7 ट्रेजर रिजुवेनेशन पाउडर पॉइजन कहा जाता है। इससे इफेक्ट होने वाले बंदे जितना मूव करते हैं उतना ही ज्यादा एगनाइजिंग उस बंदे को दर्द होता है। लेकिन अब उस तरह अपने फैमिली हेड की तरफ आते जो कि इस शॉर्ट वाले बंदे को देख के पूछने लगता है कि वो कौन है, जिसका जवाब में अपना शॉर्ट वाला बंदा कहता है कि क्या सच में ये मैटर करता है? तेरे साले पूरा सॉन्ग फैमिली एक्सटर्मिनेट होने वाला है आज। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने फैमिली हेड अपने शॉर्ट वाले बंदे को ऊपर रस कर देता है, जिसको देख के अपने डॉट वाला बंदा
साला उस तरह इसका नाखून बना लेता है, जिस नाखून के ऊपर जब अपना फैमिली हेड तलवार की मदद से वार करता है तब उसके तलवारी गलने लगता है। जिस चीज को देख के अपना फैमिली हेड पीछे हट के मन में सोच रहा है कि इस पूरे सेंट्रल फिल्म में ऐसा कोई मार्शल आर्ट ही नहीं है जो कि किसी भी ब्लेड को इस तरह से डिटीरिएट कर सकता है। यह सोचने के बाद अपना फैमिली हेड बाहर इस स्वॉर्ड वाले बंदे को कहता है कि तू ब्लैक डिमन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, तो बता तेरे जैसा एक डिमनी सेक्ट का लैकी इस कंट्री साइड में क्या कर रहा है। जिसका जब मैं अपने स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है कि तेरे फैमिली ने जो वॉइड जेट स्वॉर्ड है ना, वो स्वॉर्ड वॉर के दौरान कुछ ज्यादा ही लोग की जाने लिया था, इसलिए हमारे सेक्ट का ओल्ड मैन उस वॉइड जेट स्वॉर्ड को सेंट्रल प्लेन का पहला प्राइज के तौर पे एक्सेप्ट करता है। ये सुनने के बाद उस तरफ अपने फैमिली हेड समझ जाता है कि डिमनिक सेट वंस अगेन मूव करना शुरू कर दिया है और ये शॉर्ट हरामज़ादा बस एक बैन गार्ड के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब आज सच्ची मुच्ची में सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिमनिक कल्ट के हरामज़ादे लोग आ रहे हैं। भाग्य से अपने फैमिली हेड पहले ही अपने सॉन्ग यांग को उसका वर्ल्ड जेट स्वॉर्ड दे दिया था। ये सोचते वंस अगेन अपना फैमिली हेड उसका फाइटिंग स्टैंड लेते हुए पीछे अपने सॉन्ग यांग को नोटिस करके कहता है कि तू सॉन्ग फैमिली का चाइल्ड है, तेरे को किसी भी हालत में सरवाइव करना है, ये चीज मत भूलना, तेरा रूट सॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। ये बोलते अपना फैमिली हेड उस तरफ उस स्वॉर्ड वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जिस चीज को देख के अपना सॉन्ग यांग भी अपने फादर को हेल्प करने चाहता, लेकिन उससे पहले उसका मदर अपने सॉन्ग को रोक कर कहता है कि तेरे लॉर्ड का वो आदेश था, तो इस ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकता है। जिस बात को सुन के और उसके मदर के सीरियस चेहरे को देख के अपना सॉन्ग यांग भी मान जाता है और रेजिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ अपने मन में तो सोच रहे ना कि उसका फादर बस जिंदा रहे। जिस बात को छोड़ के अब मैनर के रूम के अंदर आते जहाँ अपना सॉन्ग का मदर बक को नींद से उठा के कपड़े वगैरह पहना के सीक्रेट रास्ते से भेजने की तैयारी करता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने बक को मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वो तो पूछता है कि इतनी रात को ये कपड़े वगैरह क्यों पहना रहे हो। जिसके जब में उस तरफ अपना मदर कहता है कि वो लोग एक ट्रिप में जा रहे जिसके बारे में अपने सॉन्ग बैग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपना सॉन्ग यंग भी मन में सोच रहे कि एटलीस्ट वो अगर मदर और बक को भेज दे तब वो अपने फादर का हेल्प करने के लिए जा सकता है। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपना मदर उसके गले से निकल के सॉन्ग फैमिली का ये विक्ट्री टोकन देता है, जो टोकन ये बताता है कि ये दोनों सॉन्ग फैमिली के बच्चे हैं। तो इस टोकन को लेके अपना सॉन्ग यंग समझ जाता है कि उसका मदर भी यहाँ रहने वाले है। जो समझ के वो इससे आगे कुछ कह पाता, वहाँ पे अपना मदर अपने सॉन्ग यंग को गले लगा कहता है कि मेरे बच्चे तू सच में ग्रोन हो चुका है और तेरे को तेरे ब्रदर को भी प्रोटेक्ट करना है। आज के बाद से तुम दोनों अलग अलग नहीं हो बल्कि एक हो। तुम्हें इस तरह जीना है कि बक तेरा ओल्डर ब्रदर तेरा ब्रदर नहीं तेरा फादर है, और यंग तेरे को ऐसे जीना पड़ेगा जैसे कि तू अपने यंगर ब्रदर को सही बात में ले जा सके। ये बात बोलने के बाद एक आखिरी फैमिली हक करके सीक्रेट पैसेज से इन दोनों को भेजते वक्त अपना बक और ये बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछता है कि मदर क्या आप और फादर हमारे साथ नहीं आने वाले। जिसके जवाब में उसका मदर कहता है कि नहीं तुम लोग जाओ। जिसे सुनकर उस तरह बक कहता है कि तो क्या हम ये जो कर रहे ये हाइड एंड सीक वाला गेम है। जिसके जवाब में उसका मदर भी कहते हैं हाँ एकदम ही सही, तो तुम्हें इस तरह से छुपने का जिससे कि कोई भी तुमको ढूंढ ना पाए। जो बात बोल के अपना मदर उस सीक्रेट पैसेज का दरवाजा बंद करते हुए मन में सोच रहा है कि मेरे जैसा कोई जिसने की मार्शल आर्ट को नहीं सिखाए वो इन दो बच्चों को होल्ड बैक करेगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों को सरवाइव करना है। जो बात सोचते हुए उस सीक्रेट पैसेज का दरवाजा पूरी तरह से छुपा के आगे अपने मन में सोच रहा है कि अब मुझे यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा और ये प्रे करना पड़ेगा कि उसका लॉर्ड इस मुसीबत से अपनी इस पूरे फैमिली को बचा ले। लेकिन रियलिटी तो हम लोग को पता है, उस एक शॉर्ट डिमनिक कल्टीवेटर ने पॉइजन का इस्तेमाल करके अपने सॉन्ग फैमिली के हेड का कॉम्बैट पावर को मतलब 90% तक गिरा दिया है। उसके ऊपर से बाकी का डिमनिक कल्टीवेटर लोग आने वाले ही है जो कि आ चुके हैं, ये भी हम लोग को देखा जाता है। इसी के साथ साथ उस तरफ अपना फैमिली हेड का भी हालात एकदम ही खस्ता है। जिस चीज को देख के अपना शॉर्ट वाला बंदा हंसते बड़ी खुश होकर अपने मतलब फैमिली हेड को कहता है कि यार तेरे को मानना पड़ेगा, मेरे पॉइजन से इफेक्टेड होने के बावजूद भी तू जो मेरे साथ इतनी देर तक टिक गया ना ये कमेंडेबल है। लेकिन मेरे को अगर तू वाइट जेट शॉट दे देगा ना तब मैं तेरे को बिना पेन का मत दूंगा। देख ये तेरे लिए एकदम एक सुनहरा मौका है। जिस बात को सुनकर उस तरफ
अपना फैमिली हेड भी मन में सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है अब तक बच्चे लोग सेफली एस्केप हो चुके हैं, इसलिए वो बाहर भी कहता है कि ऐसा लग रहा है हेवन भी आज सॉन्ग फैमिली के साथ है तो मैं इस लड़ाई को फिनिश कर दूंगा। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है कि अबे साले तू ना बल्कि 7 टेजर रिजुविनेशन पॉइजन से इफेक्टेड है, बल्कि तू ब्लड डिमन टेक्निक से भी पॉइजन है, तो हेवन तेरे सॉन्ग फैमिली के साथ कैसे है? तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मार्शल आर्ट्स में ना इम्प्रेसिवली मौत के मुंह में भी बकवास करना नहीं छोड़ते हो, जिसके जब में अपना फैमिली हेड कंप्लीट सीरियसनेस में अपनी स्वॉर्ड वाले बंदे को कई टुकड़ों में काट डालता है। इसके बाद अब हम लोग हमारे फैमिली हेड को देखे जाते हैं, जिसके कि शरीर के हर एक हिस्से से खून निकल रहा है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहे कि भाग्य से 7 ट्रेजर पॉइजन और ब्लड डिविनिंग आर्ट का पॉइजन कंफर्टेबल नहीं है, इस वजह से वो किसी तरह दर्द के बीच से अपने एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहा है, तुरंत ही मर नहीं गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ ज्यादा ही टाइम है, जिसके बाद ही अब पीछे से अपना डिमिनिट सेक्ट्स का वो सारे ट्रूप्स अब आ चुके हैं और अब तक पूरे सॉन्ग फैमिली के हर एक मेंबर को मार भी चुके हैं, जो कि अब आखिरी बचे अपने फैमिली हेड को कहने लगता है किस तरह वो ब्लड डेमन एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था और तेरा फैमिली का मार्शल आर्ट भी सच्चमुच में फॉर्मिडेबल है, लेकिन अगर क्या हो तू डिविनिक सेट का वन ऑफ द 12 गोस्ट में से एक गोस्ट के साथ सामना करे तो? इसका जवाब तो यारो आप लोग को पता ही है। तो इसलिए वहां से सेंसर उठ के हम लोग को डिविनिक सेक्ट के वही ओल्ड मैन को देखा जाता है, जो कि अपने इन डिविनिक सोसाइटी के बंदलों को कहने लगता है किस तरह वॉर के बाद इन लोगों ने 14 साल तक एक सेम की एक लज्जित की ह्यूमिलिएशन की जिंदगी जिया है, जिस जिंदगी को अब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। तुम डिविनिक सोसाइटी के हर एक बंदे सेंट्रल पिल में घुसो एज अ वैनगार्ड और पहले तो शुरुआत के तौर पे मुझे व्हाइट जेट शॉट लाके दो और सॉन्ग फैमिली का कोई भी बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिस विलेज में सॉन्ग फैमिली है उस विलेज के भी एक भी बंदा जिंदा नहीं रहना चाहिए और ये मेरा ऑर्डर है। जिस सीन के बाद ही अब हम लोग को वही से सीन देखा जाता है जहाँ की अब अपना फैमिली हेड भी मन सोच रहे अरे हाँ ये बंदे लोग भी तो आने वाले थे ना, मुझे बस और कुछ देर तक होल्ड करके रखना है इन बंदों को। इसलिए प्रोवोक करने के लिए अपना फैमिली हेड इन डिविनिक कल्ट को गाली गलौज देने लगता है, जिस चीज को अच्छी तरह से भाप के अपने ये वाला बंदा कहता है कि यार हम लोग को ना इस काम को जल्दी से निपटा देना पड़ेगा, तो हमला करके क्विकली इस बंदे को फिनिश कर डालो। जिस सीन के बाद ही अब हम लोग को अपने सॉन्ग यंग और बक को देखे जाते हैं, जो कि सीक्रेट टनल से बड़ी तेजी से तब से दौड़ रहा है। इसलिए उस तरफ अपना सॉन्ग यंग थक गया है, वो अपने बिग ब्रदर से बोलता है कि ब्रदर मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा सा स्लोली दौड़िए ना। ये बोलते है अपना सॉन्ग बक वहीं पे बैठ जाता है, जिस चीज को देख के जब अपना सॉन्ग यंग पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिसके जब में अपना सॉन्ग बक कहता है कि वो अपने मदर का इंतजार करेगा यहाँ पे। तो अब ये बात सुन के अपना सॉन्ग यंग अपने ब्रदर को खींच के वहां से जब ले जाने की कोशिश करता है, तब उन लोगों को एक बेहद बड़ा झटका लगता है, जिस झटके के बाद वो लोग जिस टनल से दौड़ के जा रहे थे ना, वहाँ पे एक होल से अपना सॉन्ग बक देख लेता है बाहर क्या कांड हुआ है, जो कांड हम लोग को दिखाया जाता है। और ये बात भी समझ में आता है कि अपना फैमिली हेड उस हालात में रहने के बावजूद भी इन डिविनिक कल्ट के 12 गोस्ट सोसाइटी के कुछ बंदों को अपना फैमिली हेड वहीं पे मार डाला है। इसलिए अब ये बिग गाय जब अपने फैमिली हेड के ऊपर उसके ताकत की वजह से हमला करने आता है, तो अपना फैमिली हेड इस बिग गाय का हाथ ही काट देता है। उसका ही फायदा उठाते अपना ये बंदी अपने उस बिग गाय के पीछे से आके हमला करने बढ़ता है कि वही पे वो रुक जाता है, क्योंकि अपना फैमिली हेड आप एकदम ही मरने के हालत में भी इस तरह को फरोसियस ओरा निकल रहा है ना, जिस चीज को देख के ये बंदी तो समझ गई कि ये अगर उसके ऊपर अटैक करने जाएगा ना तब वो मारा जाएगा। जिस नजारे को अब ये बंदा शायद डिविनिक सेक्ट का लॉर्ड है वो देख लेता है और अपनी इस बंदी को कहता है कि अरे बेवकूफ के बच्चे, मैंने तुम सभी लोगों को वार्न किया था कि फैमिली हेड सॉन्ग बिजोंग कोई इजी ओपोनेंट जरा सा भी नहीं है। जो बात बोलने के बाद ही अपना ये लॉर्ड उसके और निंजास को पहले अपने फैमिली हेड के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। वो खुद नहीं आता है भाई, लेकिन अब यहाँ भी अपना फैमिली हेड इन लोगों को कहता है कि यह जगह ना तुम सभी लोगों का बेरियल ग्राउंड होगा, तुम में से किसी को भी मैं एस्केप नहीं होने दूंगा। जिस बात के साथ साथ ही अब हम लोग को उस बंदी को दिखाया जाता है जिसके नजरिए से अपना फैमिली हेड उस मरने के हालत में भी रहने के बावजूद भी इस तरह पावर निकल रहा है, जिसके साथ वो डिविनिक कल्ट के फ्रेशली आए हुए वॉरियर्स लड़ ही नहीं पा रहा है। इस चीज को देख के अपने बंदी मन में सोच रहे
कि मैंने रूमर सुना था सॉन्ग फैमिली का जो मार्शल आर्ट है वो बेहद ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब इसी चीज को सॉलिडिफाई करते हुए उस तरफ अपने लॉर्ड कहता है कि अभी ना वो जो सॉन्ग फैमिली का हेड तुम लोगों के साथ अभी भी खेल रहा है। इस बात को बोल के अपने लॉर्ड अपनी सॉन्ग फैमिली के हेड के पास आते हुए कहता है कि चल देखते हैं तूने कितना इम्प्रूव किया है मेरा ओल्ड फ्रेंड। इस बात को आप सुन के तो उस तरफ इस बंदी को भी झटका लगता है और अपन लोगों की और तुम लोगों को भी कि साला ये क्या बात हुआ। लेकिन अब उस तरफ तो अपने फैमिली हेड के दिमाग में तो यही चल रहा है कि उसे बस और कुछ देर तक होल्ड करके रखना पड़ेगा इन लोगों को। लेकिन अब उसी बीच वो लॉर्ड अपने फैमिली हेड की तरफ सीधा हमला करते कहता है कि यार ये डिसअपॉइंटिंग है, तू 8 रैम में अभी तक स्टक होकर रह गया है। जिस बात को सुन के और हमले को रोक के अब जब अपना फैमिली हेड इस लॉर्ड के चेहरे को देखता है तभी के तभी वो पहचान जाता है कि ये लॉर्ड कौन है। उस तरफ तो ये लॉर्ड भी कहने लगता है कि देख यार ये मेरा पर्सनली कोई डिसलाइक की बात नहीं है और तू भी अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खोया नहीं है, तो चल आखिरी बार के लिए हम लोग थोड़ा बहुत प्लेइंग क्यों न कर ले। ये बात बोलने के बाद ही आप दूर से हम लोग को फाइट को ठीक से दिखाई जाता है, जिसको देख के अपने बंदी भी कहता है कि हमारा लॉर्ड उस फैमिली हेड के जैसा सेम मार्शल आर्ट क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जिसका जवाब तो यार उस स्टोरी में शायद डिटेल में आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी लड़ाई में आते जाके जैसे कि देख सकते हो अपने फैमिली हेड का तलवार मतलब कट चुका है भाई, वो अब कोई तलवार नहीं रहा है। लेकिन उस बात को छोड़ के अपने लॉर्ड अपने फैमिली हेड को इस हालत में देख के टोंट मारने लगता है कि यार मानना पड़ेगा तेरा सॉन्ग फैमिली का मार्शल आर्ट हमें इसकी तरह इम्प्रेसिव की इम्प्रेसिव ही है। जिस बात की जब में उस तरफ अपना फैमिली हेड कहता है कि भगोड़े भागने के बाद ना हमारे मार्शल आर्ट का नाम भी ना ले। जिसके जब में अपना लॉर्ड कहता है कि हाँ मैं भगोड़ा हूँ, लेकिन एक ताकतवर हेल्दी ट्री ही सिग्निफिकेंस रखता है किसी भी और ट्रीज के कंपेयर में। जो बात बोलने के बाद उस तरफ अपना फैमिली हेड नोटिस करता है किस तरह अपने इस लॉर्ड का शॉट अपने फैमिली हेड के शॉट को डिटेरिएट कर रहा है। जो चीज ब्लैक डिमन आर्ट की मदद से किया जाना पॉसिबल है उसके ऊपर से अपना लॉर्ड अपने फैमिली हेड को कहता है कि यार तेरे को अच्छी तरह से पता है सॉन्ग फैमिली का मार्शल आर्ट इनकम्प्लीट है व्हाइट जेट शॉट के बिना। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने लॉर्ड अपने फैमिली हेड का तलवार को काट देता है, इसी के साथ साथ एक बड़ा सा स्लैश भी मार देता है। जिस चीज को देख के रोते हुए अपना सॉन्ग बैक जोर से चिल्ला उठता है कि नहीं, जिस आवाज का एक्चुअली उस तरफ अपने लॉर्ड भी सुन लेता है। लेकिन उस तरफ जब देखता है जहां से आवाज आ रहा था वहां तो सिर्फ दीवारी था, इसके अलावा अपने इस लॉर्ड के सामने अपने सॉन्ग यांग की मदर को भी पकड़ के लाया गया है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना फैमिली हेड पूछने लगता है कि बच्चों का क्या हुआ, वो यहाँ क्यों है। जिसका जवाब ना देके अपने मदर लॉर्ड को कहता है कि बड़े दिनों से मिले नहीं, यानी कि इस लॉर्ड को ना बल्कि अपना फैमिली हेड जानता है बल्कि अपने मदर भी जानता है। तो ये बंदा कौन है सीरियसली मैं कह रहा हूँ, स्टोरी में आगे जाके पता हम लोग को चलेगा ही चलेगा। लेकिन अभी आते करंट में जहाँ की अपने लॉर्ड कहता है कि यार मैं तुझसे इस तरह मिलना नहीं चाहता था। जिसके जब में अपने उस मदर कहता है कि तू पहले जैसा बेवकूफ का बेवकूफ अभी भी है, तो अभी तक इस चीज को तो रियलाइज कर लिया होगा कि तेरे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है और फ्यूचर में कुछ भी आने वाला भी नहीं है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने लॉर्ड कहता है कि चलो ये तेरा लास्ट वर्ड ब्यूटीफुल था, लेकिन यही सही। ये बोलने के बाद अपने व्हाइट हेयर वाला लॉर्ड अपनी इस मदर को स्लाइस कर देता है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने फैमिली हेड दौड़ के आके अपने वाइफ को पकड़ के इस लॉर्ड से पूछता है कि यार मेरे वाइफ को मारने का क्या मतलब है, इसने तो इन कुछ किया भी नहीं। जिसके जब में अपना लॉर्ड कहता है कि यार मैंने तेरे को पहले ही बोला कि मैं इस बार कोई पर्सनल ग्रज के लिए नहीं आया हूँ, वो तो बस तेरे पास वो चीज था जो चीज तेरे पास होना नहीं चाहिए था, और अगर था तो तुझे उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकत भी रहना चाहिए था, जो भी तेरे पास नहीं है तो तेरे को तो सब कुछ लूज करना ही था इवेंचुअली। तो अब इस बात सुन के उस तरफ अपना फैमिली हेड उसका यार ऑरा एकदम ही चेंज होता है। वो एकदम ही सीरियस में गुस्से में कहता है कि क्या बस यही रीजन था, तूने बस क्या इसी रीजन की वजह से मेरे फैमिली मेरे वाइफ सबको मारने का डिसाइड किया। ये बोलने के साथ साथ ही अपना फैमिली हेड उसके उसी कटे हुए तलवार को टेलीकिनेसिस की मदद से अपने हाथ में ले लेता है। जिस चीज को देख के अपना लॉर्ड चौक के मन में सोच रहा है कि शैडोलेस स्ट्राइक वन ऑफ द पिनिकल टेक्निक, जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको कम से कम सॉन्ग फैमिली के मार्शल आर्ट में 9th रैंक में पहुंचना चाहिए। तो क्या अभी अपना फैमिली हेड अपने बस रेज की वजह से 9th रैंक में प्रमोट हो गया, लेकिन अब उस बात से भी अपने इस लॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कामली अपनी इस फैमिली हेड को कहता है कि यार देख, फर्स्ट ऑफ ऑल तूने इस मोमेंट में ब्रेक तो किया, अच्छी बात है, लेकिन इसके वजह से तू मेरे को छू भी नहीं पाएगा, तो क्यों इतना कोशिश कर रहा है। जिसके जब मैं अपना फैमिली हेड जब अपने पूरी ताकत से इस लॉर्ड के ऊपर हमला करने आता है तब वो हमला
कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये जो बाकी सारे निंजास थे ना, ये सभी के सभी ने अपने फैमिली हेड को वहीं पे चेन की मदद से पकड़ लिया है। जिसके वंस अगेन ये लॉर्ड टोंट मारते कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना, तू मेरे को छू भी नहीं पाएगा। और ऐसा क्यों है हम लोग को देखा जाता है, क्योंकि यार अपने फैमिली हेड जिस तलवार का इस्तेमाल करे उस तलवार को काट दिया गया है, उसका लेंथ ही हाफ रह गया है। लेकिन अब उस बात के जाम में अपना फैमिली हेड कहता है कि एक दिन सॉन्ग फैमिली का एक चाइल्ड तेरे नेक को जरूर से काट डालेगा। जिसके जब में अपने लॉर्ड कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। ये बोलते हैं अपना लॉर्ड फाइनली अब अपने फैमिली हेड का काम को तमाम कर देता है। जो काम तमाम कर लेने के बाद अपने लॉर्ड कहता है कि यार मैं सच में ना इस तरह से तेरे साथ स्कोर को सेटल नहीं करना चाहता। जो बोलते हैं ऐसा लग रहा था कि अपने लॉर्ड डिसअपॉइंटेड नजर आ रहा है। लेकिन जब उसका सबऑर्डिनेट तुरंत आके कहता है कि लॉर्ड हम लोग को एक सीक्रेट पैसेज मिला है, जिस बात को सुन के उस तरफ अपना एक्चुअली ये लॉर्ड ने अपने दोनों बंदों को देख लिया था यार, जो कि अपने मन में सोच रहा है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं इस तरह से स्कोर को सेटल नहीं करना चाहता, तो मैं तेरे बच्चों के साथ अच्छे से स्कोर को सेटल करूंगा। जो सोचते एक ईविल सा स्माइल देके अपने लॉर्ड कहता है कि चलो रे मेरे चुन्न मुन्नो, हम लोग वापस जा रहे। लेकिन इस बात कब सुन के उस तरफ अपनी बंदी कहती है कि हम लोग को वो सॉन्ग फैमिली का तो चिल्ड्रन नहीं मिला है, उसके ऊपर से हम लोग को वॉइड जेट शॉट भी नहीं मिला है, और आप अगर बिना ढूंढे यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे ना तो हायर अप्स बेहद ही नाराज होंगे। ये बात पूरा होता उससे पहले अपने लॉर्ड कहता है कि तूने अभी तक तो रियलाइज कर लिया होगा कि सॉन्ग फैमिली का मार्शल आर्ट और वो वॉइड जेट शॉट बस एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अब इस बात सुन के अपना वो बंदी कहती है, लेकिन फिर भी उस बात को भी अपने लॉर्ड काट के कहता है कि शुरुआत से ही मेरा कोई इरादा नहीं था उन ओल्ड मैन के बातों के ऊपर में नाचूं। मेरे को 10 साल बाद जो जॉय मिलने वाला है उसके लिए मैं इस चीज को इंड्योर करने के लिए तैयार हूँ, इस वक्त को भी और उन ओल्ड मैन के बातों को भी। तो अबेरू आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं बताओ, इस लॉर्ड का मार्शल आर्ट और सॉन्ग फैमिली का मार्शल आर्ट एक ही है, और व्हाइट जेट शॉट और सॉन्ग फैमिली का मार्शल आर्ट बस एक नाम है, एक बहाना है। और तो और ये लॉर्ड कहाँ से बिलोंग करता है? डीमिनिक सेक्ट से, समझ रहे हो ना? और 10 साल बाद जो जॉय को वो लॉर्ड एंजॉय करने वाले हैं, अभी उन जॉय को हम लोगों को देखा जाता है जो कि सीक्रेट पैसेज से भागते भागते आखिरी छोर पे, मतलब पैसेज के आखिरी छोर पे माउंटेन के इस घर में आ गया है। तो इस घर के अंदर अब अपना छोटा सॉन्ग बक अपने यंग को पीटने लगता है। ये बोलने लगता है कि ब्रदर आप ताकतवर हो, आप हमारे फादर मदर को जाके हेल्प क्यों नहीं किया, आप एक कावट की तरह भागे क्यों, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। जिन बातों को सुन के अब उससे अपना सॉन्ग यंग अपने भाई को गला लगा लेते है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं हमारे पेरेंट्स का ऐसा तरह बिग ब्रदर रिवेंज जरूर से लूंगा। जिस बात की जगह में उस तरह अपना सॉन्ग बक कहता है कि मुझे कोई रिवेंज वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा मदर फादर चाहिए। ये बोलती यहाँ वो दोनों ही जोर जोर से रोने लगता है। जिस दिन के बाद अब हम लोग को बीजिंग दिखाया जाता है, जहाँ के बाजार से आप ये दोनों हुडी वगैरह लगा के चल रहे हैं। उस तरफ सॉन्ग बक के आंखों में देख के ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जान ही नहीं बचा है, वो बस लोगों को खाना खाते देखता है। जिस चीज को उस तरफ अपना सॉन्ग यंग नोटिस करके अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या वो हंगरी है। इसके जब में अपना छोटा सा बक मुंह घुमा लेता है, यानी कि वो अभी भी गुस्सा है अपने बिग ब्रदर के ऊपर। मतलब यार मैं क्या कहूँ, वो बस एक 7 साल का छोटा बच्चा है। इस तरफ यार अपना सॉन्ग यंग भी 13 साल का है, लेकिन फिर भी सच में वो काफी मेच्योर बंदा है। जिस चीज के बारे में सोच के यहाँ अपना सॉन्ग यंग अपने सॉन्ग बक को कहता है कि ब्रदर यहीं पे रुक, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। तो अब इस बात को सुन के उससे अपना छोटा बक मतलब एकदम ही डर जाता है। वो कहता कि बहन ये नहीं पता है कि ब्रदर मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे खाना वगैरह भी नहीं चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अपना बक एकदम ही डरा हुआ है। लेकिन अब इस पैनल के दिखाने के साथ साथ ही नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि अपना सॉन्ग यंग बेहोश हो गया है, जिसके ऊपर नजर पड़ा था अपनी छोटी बच्ची की। इसलिए उसका मास्टर अभी अपने सॉन्ग यंग के साथ क्या हुआ है ये देखने की कोशिश करता है, जिसमें अपने इस बुढ़े मास्टर को यह पता चलता है कि अपना सॉन्ग यंग बस अभी एक्सॉस्टेड की वजह से बेहोश हो गया है। और अपने सॉन्ग यंग के बॉडी और बिल्ड को देख के ये बात भी अपने इस बुढ़े मास्टर को पता चल गया कि अपना सॉन्ग यंग एक अच्छे फैमिली से है, जिस फैमिली में मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। लेकिन अब यहाँ जब इस ओल्ड मैन को अपने सॉन्ग यंग के हाथों में जो तलवार है वो तलवार देखता है, तो अपना बुढ़ा मास्टर एकदम ही चौंक जाता है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि अपना सॉन्ग यंग यहाँ बेहोश क्यों हो गया है और वो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड क्यों हो गया है, क्योंकि ये कुछ बैंडेड्स लोग, थग्स लोग
अपने सॉन्ग यांग के पीछे पड़े थे उस तलवार को लेने के लिए, जो कि अभी अपने सॉन्ग यांग को पकड़ लेने के बाद कहता है कि स्नीकिंग रैट, फाइनली हम लोग तेरे को कैचअप कर लिए। अरे ओ ओल्ड मैन, ये तलवार हमारा है, तो तेरे को एडवाइस कर रहा हूँ कि इंटरफेयर मत कर। जिसके जब में उससे अपने ओल्ड मैन अपने बेहोश सॉन्ग को गोदी में लेते हुए कहता है कि तुम हरामजादों को ऐसा लग रहा है कि ये व्हाइट जेट शॉर्ट जिसने की काउंटलेस डिमोनिक बास्टर्ड को काट डाला है वो तुमसे बिलोंग करता है। ये बोलते हैं गुस्से में जब अपना ओल्ड मास्टर फुर्रोसियस ओरा निकलने लगता है, तब इन बंदों की एक दही फट जाता है। लेकिन अब वहां से सेंसर टोके कुछ अंधेरा टाइप वक्त बीत गया है। उसके बाद अपने मतलब सन बक को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में उसके मदर के दिए हुए टोकन को देखे याद करने लगता है किस तरह भागते वक्त रात में जंगल के अंदर एक बोन फायर बनाते हुए सोने के बजाय अपना सॉन्ग यांग कुछ कर रहा था। जिस चीज को देख के अपना सॉन्ग बक मन ही मन कहने लगता है कि मैं इस तरह सोने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ही तो कहा हम लोग को कोई आवाज वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद आवाज कर रहा है। और तुम्हारे जैसा एक बिग ब्रदर जो कि एकदम कावड़ है, मैं कभी भी तुमको माफ नहीं करूंगा। ये सोचते जब वो अपने सॉन्ग यांग को कड़ी होते हुए देखता है, तब वो अपने फिर से मतलब गुस्से में मुंह घेर लेता है। लेकिन उस तरफ एक्चुअली अपना सॉन्ग यांग अपने मदर के दिए हुए उस टोकन को हाफ हाफ काट के एक हिस्सा अपने सॉन्ग बक को देता है और एक हिस्सा वो खुद रख लेता है। ये बोलते हैं कि ये टोकन हमारे फैमिली का इनहेरिटेंस है और हम लोग अगर किसी दिन अलग अलग हो जाए ना, तब हम दोनों के पास सिर्फ यही एक चीज रह जाएगा। तो मैं तुझे सच में ब्लेम नहीं करूंगा। जिस बात को आप याद करते हुए अपना सॉन्ग बक याद करने लगता है किस तरह उसके बदर ने कहा था कि वो अपने सॉन्ग बक को कभी अबैंडन नहीं करेगा, जो चीज की उसने कर दिया। लेकिन एक्चुअल स्टोरी तो हम लोग को पता है। और यारो मतलब देख रहे हो, अपने इस ओल्ड मैन को भी कैरेज में आते वक्त अपने सॉन्ग बक को देख के शक चला गया था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका वजह भी शायद स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अब आते हैं मुरिम एकेडमी की तरफ, जो कि बना था 40 साल पहले ग्रेट वॉर के बाद। और इस एकेडमी को बनाया था 4 जंगों के सेजेस ने मिलके। और इन लोग को ये 4 ग्रेट सेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वॉर के दौरान इन चारों ने ही अपने कामों से एकदम ही खुद को डिस्टिंग्विश कर दिया था और वॉर को सर्वाइव करने के बाद इस एकेडमी को भी खोल लिया था। और यारो शायद मैंने इससे पहले 14 साल की वॉर कहा था, वो 40 साल का वॉर है, ठीक है ना। जिस वक्त छोड़ के अब इस तरफ अपने सॉन्ग यांग को होश आ गया है, तो वो बैंडेज वगैरह से कवर वगैरह का कुछ भी फिक्र नहीं करता। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि उसे अपने छोटे ब्रदर को ढूंढना है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने ओल्ड मास्टर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तेरा एक यंगर ब्रदर भी है, तब मैं श्योरली उसको भी मेरे साथ लाता। जिसके जब में उस तरह सॉन्ग यांग रोते कहता है कि उसका ब्रदर अभी तक इंतजार कर रहा होगा। जिस वक्त सुन के अपना ओल्ड मास्टर कहता है कि मैं वादा करता हूँ मेरे नाम के ऊपर वन ऑफ द 4 ग्रेट सेज, मैं तेरे यंगर ब्रदर को जरूर से ढूंढूंगा। और तू सदा फिक्र मत कर, मैंने ऑलरेडी लोगों को भेज दिया है तेरे ब्रदर को ढूंढने के लिए। जिस वक्त आप सुन के उससे अपनी छोटी बच्ची भी कहती है कि हाँ हाँ, मेरा मास्टर कभी भी झूठ नहीं कहता है, वो तेरे छोटे ब्रदर को जरूर से ढूंढ लाएगा। लेकिन अब इससे भी अपने सॉन्ग यांग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो थोड़ी सी बात रात होने के बाद ही अपने सॉन्ग यांग चोरी छुप के वहां से भाग के अपने ब्रदर को ढूंढने के बारे में प्लान करता है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि जंगों के वन ऑफ द 4 ग्रेट सेजेस की बात एब्सोल्यूट है, लेकिन फिर भी वो खुद भी इंतजार करते नहीं बैठेगा। तो वो भागते हुए कई देर बाद का सीन दिखाई जाता है, जहाँ की अपना सॉन्ग यांग मन में सोच रहा है कि यार मैं कहाँ हूँ, माउंटेन के मैं कितने अंदर हूँ। इतनी देर तक भागने के बाद भी मैं माउंटेन से अभी तक निकल नहीं आया हूँ। तो शायद इस वजह से ही इस मुरिम एकेडमी के बारे में ज्यादा कोई जंगों में नहीं जानता है। लेकिन यहाँ जब अगली पल अपना सॉन्ग यांग एक बंदे को देखता है जिसके पास पहले तो कंधे पे 3 शॉट है, बेल्ट में 3 शॉट है। जिस चीज को देख के अपने सॉन्ग यांग को महसूस होता है कि इस बंदे के बारे में उसने कभी न कभी मतलब सुना होगा, लेकिन अभी उस चीज के बारे में फिक्र करने की मतलब उसके पास टाइम नहीं है। उसको बस यहाँ नॉर्मली एक्ट करके निकल जाना पड़ेगा। वैसे भी वो बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट नजर आ रहा है, कोई एल्डर नहीं लग रहा है मुरिम एकेडमी का। तो नॉर्मली इस तरह चल के एक दूसरे को पास कर लेने के बाद ही अपने 3 या 6 शॉट वाला बंदा कहता है कि नाइस शॉट। जिसके जब में उस अपना सॉन्ग यांग भी उसके तलवार को इस बंदे के ऊपर चला देता है। मतलब पूरी तरह से चलाता नहीं है, वो बस गर्दन में रखता है कि उस तरफ अपने 6 शॉट वाला बंदा कहता है कि बच्चे ये तू क्या कर रहा है, मैं तो बस तेरे शॉट के बारे में तारीफ भी कर रहा था। जिसके जब में उस अपना सॉन्ग कहता है
कि मैं अच्छी तरह से तेरे जैसे बंदे को जानता हूँ। पहले तो तेरी तरह शॉट की तारीफ करता है, उसके बाद साले सब चुराने की कोशिश करता है इस शॉट को। तो पहले तो अपने प्रेशर पॉइंट को सील कर, वरना मैं यहाँ से क्वाइटली जाऊंगा ही नहीं। जिसके जब मैं अपना 6 शॉट वाला बंदा कहता है कि बच्चे ऐसा लग रहा है हम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है यार, तो मेरे 6-6 के शॉट को नहीं देख रहा है, मेरे पास इनफ शॉट है तो मेरे को तेरा शॉट नहीं चाहिए। जिसके जब मैं उससे अपना सॉन्ग यहाँ कहता है कि अपना मुंह बंद रख और जैसा मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही करने का। जिसका जब मैं अब उससे अपना 6 शॉट वाला बंदा बस अपने यंग के शॉट को फ्लिक करता है, बस उतने से ही अपना सॉन्ग दूर जाके गिरता है। जिसके बाद जैसे कि देख रहे हो अपने सॉन्ग का वो शॉट कब कब आ रहा है, जिस चीज को महसूस करके अपना सॉन्ग मन में कहने लगता है कि इस बंदे का एम्प्टी हैंड शॉट टेक्निक का पार ही इतना ज्यादा है कि मैं मेरे शॉट को छोड़ने वाला था। लेकिन अब उस सब तो बाहर अपने 6 शॉट वाला बंदा कहता है कि इम्प्रेसिव, तूने अपने व्हाइट जेट शॉट को छोड़ा नहीं। जिस बात को सुन के उससे अपने सॉन्ग यंग को समझ में आ जाता है कि इस बंदे को अच्छी तरह से पता है ये शॉट का नाम क्या है, यानी कि इस शॉट को यह बंदा अच्छी तरह से पहचानता है। इससे पहले जब कभी अपने सॉन्ग यंग को वो थर्ड रेट के थग्स वगैरह मिले थे ना, वो सब तो बस अपनी शॉट की इम्प्रेसिव बिल्ड को देख के पाना चाहते थे। लेकिन ये 6 शॉट वाला बंदा एक्चुअल में जानता है इस शॉट का नाम क्या है। इसलिए ऐसा क्यों है इस कर में हम लोग को थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिया जाता है, जहाँ की अपना फैमिली हेड अपने सॉन्ग यंग को और पक को स्टोरी कहता है किस तरह 40 साल पहले के वॉर में उसका ग्रैंडफादर एक राइचियस हीरो हुआ करता था, जिसने की जॉन हो के 4 सेजेस के साथ पूरे मूडियम वर्ल्ड को बचाया था। इस दौरान वो व्हाइट जेट शॉट काउंटलेस डिमिनिक वॉरियर की जो जान ली, उस वजह से इस शॉट को अपने फैमिली का एयरलूम बना दिया गया है। जिन चीजों को छोटा अपना सॉन्ग यंग और बक सुन के मतलब एक्साइटेड होके और भी ज्यादा पूछने लगता है। जिसके बाद अपना फैमिली हेड और भी कहने लगता है किस तरह उसका ग्रैंडफादर वन ऑफ द 4 ग्रेट सेजेस में से एक सेज हॉन्ग यंग के साथ नेक टू नेक डिमिनिक फोर्सेस के साथ लड़ाई किया था। मतलब कभी अगर सॉन्ग यंग आगे बढ़ जाते डिमिनिक फोर्सेस को मारने में, तब अपने मतलब सॉन्ग फैमिली का ग्रैंडफादर भी उस जैसे ही आगे बढ़ते थे। लेकिन अब इस बात को सुन के जब उस तरफ अपना सॉन्ग बक बोलता है तो फिर क्या हॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, जिसका जवाब हाँ देती है अपना फैमिली हेड। आगे कहने लगता है किस तरह इसलिए डिमिनिक फोर्सेस में एक कहावत है कि कभी भी अगर तुम हंग यंग को 3 स्वॉर्ड और 3 ब्लेड के साथ देखोगे ना, तब तुम्हें बस वहां से इमीडिएटली भागना है। यारो ये 6 के 6 स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि 3 स्वॉर्ड है और 3 ब्लेड है। इन चीजों को ही आप याद करते हुए अपने सॉन्ग यंग को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा कौन है। लेकिन उस तरफ तो बाहर अपने हान हॉन्ग कहता है कि मैं नहीं जानता तेरा सिचुएशन क्या था, लेकिन मेरे गर्दन में तलवार रखने वाले बंदों में से कुछ ही बस सर्वाइव करने में कामयाब रहे। जिस बात को सुनते अब उस तरफ अपना सॉन्ग यंग भी मन में सोच रहा है कि यह बंदा यंग दिख रहा है, लेकिन साला एक नंबर का यह ओल्ड मॉन्स्टर है, जिसके सामने ऑब्वियसली वो भाग नहीं पाएगा, तो उसे यहाँ इस ओल्ड मैन से निपटना ही पड़ेगा। जिस डिटरमेंट आंखें को देख के अब उस तरफ अपने सॉन्ग यंग को इंटरेस्ट आ जाता है भाई। इसलिए वो अपने सॉन्ग यंग से मतलब कंडीशन रखता है कि अगर अपना सॉन्ग यंग ऐसा कुछ करके किसी भी हालत में अपने इस हान यंग के कोई भी एक मतलब तलवार हो या ब्लेड हो 6 में से किसी एक को ड्रॉन करने में कामयाब रहना, तब वो अपने सॉन्ग यंग को जाने देगा। लेकिन अगर अपना सॉन्ग यंग फेल हो जाए, तब वो अपने सॉन्ग यंग को अपना डिसाइबल बना लेगा। जो बात बोलने के बाद अपना हॉन्ग यंग आगे कहने लगता है कि यंग मैन उतना भी ज्यादा थ्रिल्ड महसूस मत कर, तेरे को जब मैं ट्रेन करके मेरे लेगेसी को पास ऑन करके ना वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बना दूंगा, तब जाके थ्रिल्ड महसूस करना। लेकिन अब उसके जवाब में तो अपना सॉन्ग यंग उसके तलवार को पकड़ के एकदम डिटरमिन होकर कहता है कि अपने प्रॉमिस को याद रखना। जो बात बोलते अपना सॉन्ग यंग उसका फाइटिंग स्टैंड ले लेता है। उसके बाद ही हमें दूसरी तरफ अपने मतलब हॉन्ग यंग को देखे जाते हैं, वो तो मतलब एकदम हक्का बक्का है कि यार मैं क्या सोचा था, ये बच्चा क्या निकला। तो उसके बाद यारो हम लोग को क्या रिजल्ट आता है वो तो दिखाई नहीं जाता, लेकिन हम लोग को सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाई जाता है, जहाँ की किसी बाजार में ये ओल्ड मैन किसी मर्चेंडाइज को बेचने के लिए आया था, जिसका वो पेमेंट लेने के बाद अपने सन बक को मर्चेंट को गैरेज से लाने बोलता है। जो मर्चेंट था एक्चुअली फार्मिंग टूल्स। तो जैसे देख सकते हो अपना सन बक 2 साल के बाद अभी ऐसा दिख रहा है। इस चीज को देख के अपना दुकानदार जो कि फार्मिंग टूल्स को इस ओल्ड मैन के पास से खरीद रहा था, वो कहने लगता है कि ओल्ड मैन, तूने जब पहली बार 2 साल पहले इस बच्चे को साथ लेके आया था ना, तब मैं फिक्र कर रहा था
इतना स्किनी बच्चा आगे जाके क्या ही कर पाएगा। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ ना, अभी अपना सन बग प्रॉपर ग्रोन अप मैन बनने के लिए एकदम ही तैयार है। जिस बात के बाद ही अभी अपना फिर से ओल्ड मैन को देखा जाता है, जो कि 2 साल पहले जैसा कि अपने सन बग को लेके आया था उसी तरह वो लौट भी रहा है। और अपने सन बग को देख के इस ओल्ड मैन को एक चीज तो पता चल गया कि अपना सन बग कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये जरूर से एक मार्शल आर्ट फैमिली का बच्चा है। लेकिन एक्चुअली अपना सन बग कभी भी उसका क्या बैक स्टोरी है इस ओल्ड मैन को कभी नहीं बताया है। इसलिए अब आज अपना ओल्ड मैन सनबग से पूछता है कि क्या वो घर नहीं जाना चाहता है, जिसकी जगह में अपना सनबग ना कहता है और कहता है यही मेरा घर है। जहाँ पे पहुंचने के बाद ही इन सोल्जर्स के झुंड को दिखाया जाता है और इन सोल्जर्स के कमांडर को भी दिखाया जाता है, जो कि डियोंग क्लैन से बिलोंग करता है। इसका नाम डियोंग चोहुन है, जिसके सामने ये दोनों तुरंत आके अपना ग्रीटिंग्स पेश करता है। इसके बाद ही नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखे जाते हैं इस जनरल का ग्रैंड डॉटर, जो लोग अंदर जाके क्या बिजनेस के काम के लिए आया है वो डिस्कस कर रहा है। जिस चीज को छोड़ के इस तरह अपना बग बाहर से इन सारे बंदों को देख के, कैरेज वगैरह को देख के मन में सोच रहा है कि इस तरह के कैरेज ना उनके क्लैन में भी इस तरह के कई सारे सोल्जर्स हुआ करते थे, जिन सोचों को भंग करते हुए पीछे से अपने जनरल का ये ग्रैंड डॉटर आ जाता है, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम रीन है और अपने सनबग का क्या नाम है। लेकिन इसका जवाब अपना सनबग नहीं देता। तब इस रीन का बॉडीगार्ड अपने सनबग को डांटने लगता है, ये बोल के बच्चे तेरे को कभी किसी ने सिखाया नहीं क्या, कोई अगर तेरे से कुछ पूछे तब उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन उस बात को इग्नोर करके यहाँ अपना रीन अपने सनबग के पास आके बैठ जाता है, जो कि मतलब मिट्टी में ही वो बैठ जाता है। जिसके बाद अब फ्रेंडली तरीके से अपना रीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वंस अगेन मेरा नाम रीन है, मैं 9 साल का हूँ, तो तेरा नाम क्या है। जिस बात को सुन के अब इस तरह के फ्रेंडली व्यवहार को देख के पहली बार अपने सनबग को अपने उम्र का एक बच्चा मिला, जो कि उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है। इसलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और खुद का उम्र 11 साल बताता है। तो यारो, इससे पहले जब दिखाया गया था अपने सनबग का उम्र 7 साल बताया गया था, उसके बाद टाइम स्किप करके 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अभी अपने सनबग का उम्र 9 साल का होना चाहिए था। पता नहीं शायद ये ट्रांसलेटर की गलती होगा। जिस बात को छोड़ के अब स्टोरी में अपना रिंग जब अपने सनबग के उम्र के बारे में सुनता है, तब वो अपने मतलब सनबग को एल्डर ब्रदर के पुकारता है और आगे कहता है कि जैसे कि अपना सनबग अपने रिन से बड़ा है, तो वो अपने मतलब रिन को रिन मैं करके पुकारेगा। जो चीज बोलते हैं, अब ये दोनों मजाक वगैरह कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिस चीज को देख के अपने रिन का एक बॉडीगार्ड बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिस छोटे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई जो मेरी यंग लेडी को देख के इस तरह कैजुअली चैट कर रहा है, मजाक कर रहा है, तेरे को पता भी नहीं है ये यंग लेडी काउंटलेस आर्मी, काउंटलेस वेल्थ का एक सिंबल है। यूजुअली तेरे जैसे बच्चा इवन मेरे यंग लेडी को आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। अरे वो इकलौता ग्रैंड डॉटर है ग्रैंड मार्शल चिलुंग का, जो कि स्टेटस रखते हैं एम्परर के बाद ही। और तुझ जैसा एक गांव का बच्चा ये हिम्मत भी कैसे किया, ये मतलब सोचते जब आगे बढ़ के अपने बॉडीगार्ड मतलब अपने सनबग को पिटाई करने वाला था या एक दूसरे को छुड़ा देने वाला था, तभी उसका नजर आ जाता है उसका यंग लेडी खुश नजर आ रहा है, वो हंसी मजाक कर रहा है, जो कि इतना खुश वो पहली बार अब दिख रहा है। जब मतलब मैडम पास्ट अवे हो गई थी, तब उसके बाद से कभी भी उसका यंग लेडी इतना अच्छे से, इतना मतलब खुल के स्माइल नहीं किया था। इसलिए वो इस ट्रिप में आते वक्त फिक्र भी कर रहा था। लेकिन अब वो अपने यंग लेडी को देख के वो मतलब खुद भी खुश है। जिस बात के साथ साथ ही अपने इस जनरल का सारा काम हो गया, तो वापस लौटते वक्त अपने यंग लेडी रीन अपने मतलब सनबग को कह के जाता है कि नेक्स्ट बार हम जब भी मिलेंगे ना, तब हम खूब खेलेंगे। जिस बात को सुन के अब उस तरह भी अपना सनबग मुस्कुराता है, और ये मुस्कुराना पहली बार ये ओल्ड मैन 2 साल बाद अपने सनबग के चेहरे में देख रहा है। इसलिए यहाँ अपना ओल्ड मैन थोड़ा बहुत टीस भी मारता है, जिस चीज को इग्नोर करके उससे अपना सनबग जब उसका यूजुअल चेहरा बना लेता है, तभी अपना ओल्ड मैन कहता है कि वो लड़की ना अगले महीने आने वाला है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना सनबग भी खुश हो जाता है, और इसलिए इस तरफ अपना ओल्ड मैन भी कहता है कि हम लोग को एक ऑर्डर मिला है, चल घर के अंदर चलते हैं, यह महीना हम लोग को काम करके गुजर देना है। जिस दिन के बाद ही हम लोग को देखा जाता है अपने ओल्ड मैन, जैसे कि आप लोग को भी अंदाजा लग गया होगा, एक ब्लैक स्मिथ है जिसके पास ऑर्डर है उस जनरल का कि वो उसके इस वाले तलवार को रिफाइनिंग कर दे। जिस चीज को दिखाते हुए अपना ओल्ड मैन जब अपने सनबग से पूछता है कि क्या ये क्या है, तेरे को पता है
जिसके जवाब में सिंपल सा अपना सनबग जवाब देता है कि ये एक तलवार है। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपने इस ओल्ड मैन को पहले से पता चल गया था, अब मतलब अच्छी तरह से पता चल रहा है कि एक बच्चा 2 साल सिर्फ फार्मिंग टूल को बांधते हुए देख के अभी एक ही ग्लैंस में ये बता दे रहा है कि ये एक तलवार है न कि एक ब्लेड है। तो तलवार मैं हिंदी से कह रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में स्वॉर्ड और ब्लेड दोनों ही अलग अलग होते हैं भाई, जिसको एक ही नजर में पहचान लेने का मतलब ही है कि ये बच्चा एक मार्शल फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि अब उस तरफ अपना संगबक मन में सोच रहा है कि मैं जब बच्चा था ना तो मैंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे फैमिली को एंड करने वाले इस तरह का एक पीस ऑफ मेटल है जिसने कि मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस बात को अब भाप के उस तरफ अपने ओल्ड मैन कहता है कि एक सॉर्ड जस्ट एक सॉर्ड होता है। जिस बात सुन के अब उस तरफ अपना सनबग इस ओल्ड मैन से पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, जिसके जरिए अपना ओल्ड मैन कहता है कि जैसे कि मैंने कहा, पूरा करने वाले लोग अगर इस तलवार का इस्तेमाल करके ईविल चीज करेंगे तब ये वेपन भी एक ईविल चीज बन जाएगा, लेकिन अगर यही चीज एक राइचियस एक अच्छे बंदे के हाथ में जाए तब ये वेपन एक गुड वेपन बन जाएगा। और तू ये जो तलवार को देख रहा है ना, ये तलवार उसी जनरल के हाथ था जिसने नॉर्दर्न वे से हम लोग को आज तक प्रोटेक्ट करते हुए आया है। तो और कितनी दिनों तक उन रिजनमेंट को होल्ड करके रखेगा? तेरे को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। जिस बात को आप अपना सनबग रिवर से ब्लैक स्मिथिंग के लिए वही पानी लाते हुए मन में सोच रहा है कि जनरल का स्वॉर्ड रिपेयर हुए अभी कई दिन बीत गए, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया उस दिन अपना ओल्ड मैन कहने की कोशिश कर रहा था। जिस बात को छोड़ के ये चीज तो अपने यहाँ सनबग समझ गया कि वो ओल्ड मैन सच्ची में उसका सिंसियरली और ट्रूली ख्याल करता है, फिक्र करता है, जो चीज याद दिलाता है उसके मदर फादर के बारे में। और एक और सिंसियरली केयर करने वाला भाई उसे मिला था अपने जनरल के ग्रैंड डॉटर से, रेन से, जिसका ने सोचते ही अपना सनबग फिर से स्माइल करता है और खुश होते घर के अंदर जाते मन में कह रहा है कि और बस कुछ ही दिनों बाद वो फिर से रेन के साथ मिल पाएगी। जो बात सोच के यार ये सब पहली बार अपना सनबग स्माइल करके घर के अंदर जब घुसता है ना, तब उसका वो ओल्ड मैन बेहोशी के हालत में उसे मिलता है। जिस चीज को देख के अब भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, यार बच्चे को कम से कम 1-2 दिन तक खुश तो रहने दे। मतलब पहली बार के अपना सनबग एक्सेप्ट करने लग रहा था, सब कुछ करे भूल के आगे फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहा था, तभी झटका लग जाता है उसको। और ये झटका ह्यूज वाला बन जाता है क्योंकि डॉक्टर कहता है कि अपने इस ओल्ड मैन का ख्याल रखना और ये मेडिसिन ले, दिन में 2 बार खिलाता रहना। जिस बात सुन के जब अस्तर अपना सनबग पूछने लगता है कि क्या अपना ओल्ड मैन ठीक हो जाएगा, जिसके जवाब में अपने डॉक्टर कहता है कि बच्चे ये सिर्फ एक पेन किलर है। और लौटते वक्त अपना डॉक्टर यह कह के चाहता है कि वो ओल्ड मैन ना एक अच्छा आदमी था, तो उसके लिए एक अच्छा वाला जगह को खरीद के बेरियल ग्राउंड बनाना। तो मतलब सीरियसली यार उस तरफ अपने सनबग की तरफ देखो जो कि वंस अगेन रोने लगता है, वही अपना फिर से मतलब मिरर वाला चेहरा थपका लेता है। जिस बात को छोड़ के अब इस तरह अपने ओल्ड मैन की तरफ आते है, जिसको होश आने के बाद वो मतलब हेवन से प्रार्थना करने लगता है कि आप कम से कम मेरे को अच्छे से उस शॉट को फिनिश कर लेने देता। ये बात बोल के जब अपने ओल्ड मैन अपने सनबग के बारे में सोच के मतलब बुरा फील कर रहा है, तभी उसको आवाज आ जाता है कोई ब्लैक स्मिथिंग कर रहा है। और ब्लैक स्मिथिंग ऑब्वियसली अपना सनबग कर रहा है, जिसको देंगे बस यही चीज चल रहा है कि एक और बार सभी लोग मेरे को छोड़ के जाने वाले और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एकदम ही पावरलेस हूँ। मेरा मदर, मेरा फादर, इवन मेरा ब्रदर, अबे इवन ये ओल्ड ग्रैंडफादर भी मेरे को छोड़ के जाने वाले हैं क्योंकि मैं पावरलेस हूँ। मुझे यहाँ कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही एक और बार सब चीजों को खो नहीं सकता हूँ, एक और बार नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिन बातों को सोचते जैसे कि देख रहे हो अपना सनबग फ्यूरियसली हैमर लेके उस तलवार के ऊपर स्ट्राइक पे स्ट्राइक करी जा रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने ओल्ड मैन उसको मतलब फ्लैशबैक में दिखाई देता है। वो ही 2 साल पहले जब उसने पहली बार डॉक्टर से मिला था, तब डॉक्टर ने कह दिया था कि अपने ओल्ड मैन 1 साल भी नहीं बचेगा और उसे सब कुछ छोड़ के अब मतलब रिलैक्स करना चाहिए और अपने मौत के दिन का इंतजार करना चाहिए। जिस बात को अपने ओल्ड मैन एक्सेप्ट भी कर लिया था कि उसने अपने लाइफ को कभी भी रिग्रेट नहीं किया है, तो ये आने वाला मौत भी एक पास वो साइकिल है जिस साइकिल को हर एक जन्म लेने वाला जी पार करेगा ही करेगा। जिसे सोच के बीच जब उस तरह अपने ओल्ड मैन पहली बार अपने सनबग को देखता है, उसके लाइफलेस आंखों को देखता है, तब मरते वक्त आखिरी दिनों में उसने सोचा चलो एक अच्छा काम करके क्यों न चला जाए। इसलिए उसने अपने सनबग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सनबग ने उल्टा
उससे एक्सेप्ट कर लिया है। इसी चीज को सोच के अपने आप ओल्ड मैन स्माइल करके अपने मतलब सनबक के पास आगे कहता है कि बच्चे, क्या तू उस तलवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? तेरे को पता है ना, उससे भी कई जोड़ों की स्ट्राइक लगानी पड़ेगी उस तलवार को तोड़ने के लिए। जिस वक्त कप्सन के उस तरफ अपना सनबक अपने उस ब्लैक स्मिथिंग को छोड़ के ग्रैंडपा को देख के उसका नाम कहकर पुकार के, ग्रैंडपा क्या आप ठीक है? डॉक्टर ने कहा कि आप जब पूरा हो पता उससे पहले अपना ओल्ड मैन बैठते हुए कहता है कि यार तू फिक्र मत कर, उस डॉक्टर के बच्चे ने मेरे को 2 साल पहले बताया था कि मैं कुछ ही दिनों का बस मेहमान हूँ, तो तेरे को मेरे बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस बात का सुन के जब उस तरफ अपना सनबक खुश हो जाता है, तब अपने ओल्ड मैन एक छोटा सा मजाक कर देता है, जिसका बाद अपने सनबक को कहता है कि उसने काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस किया ब्लैक स्मिथिंग करते वक्त। तो बार जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं कह देता हूँ, पुराने वक्त में इस तरह के ब्लैक स्मिथ सिर्फ आवाज सुन के ही ये बताते कि हैमरिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, ब्लैक स्मिथिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सही क्वालिटी का होगा या नहीं। इस बात का छोड़ के अपना सनबक फिर से मतलब खुश हो जाता है कि वो अभी ब्लैक स्मिथिंग में बेटर हो रहा है। जिस बात को एकदम सॉलिडिफाई करते हुए उस अपना ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे, तू आज के बाद से इस शॉट को फिनिश करेगा। और आगे कहने लगता है कि और कितने दिनों तक ये छोटा मोटा काम करता रहेगा, मुझे तेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास है कि तू इस टास्क को कर लेगा। तब इस सुनकर उस अपना सनबक उसका मतलब हाथ कप रहा है, वो फाइनली अब स्माइल करते हुए मन में सोच रहा है कि उसको फाइनली अब रिकॉग्नाइज किया गया है। जिस सीन के बाद ही नेक्स्ट प्लान हमको दिखाया जाता है किस तरह अपना सॉन्गबक उस शॉट के रिपेयरिंग में पूरी तरह से जुड़ गया है। इसी चीज को ओवरलुक करते हुए अपना ओल्ड मैन बैठ के देखते हुए मन में सोच रहा है कि एक तलवार को बनाने का बेसिक रूल क्या है। आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना आना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यूस रिफाइनिंग करने के बाद, जो कि एक मटिकुलस टीडियस काम है और जिंदगी भी एक्चुअली ऐसा ही है। आप अगर इंड्योर कर ले वो टीडियस बोरिंग रिफाइनिंग के काम, तब आप क्या बन जाते या किस तरह सक्सेसफुल होते हैं ये हम लोग को नहीं देख जाते, क्योंकि अपना ओल्ड मैन अपना मतलब सॉन्गबक को इस तरह काम करते हुए देख के स्माइल करके क्वाइटली मर जाता है। लेकिन इस चीज का उस तरफ अपने सनबक को पता नहीं चलता, वो ब्लैक स्मिथिंग में इतना ज्यादा खुद को डिवोट कर लिया था कि उसका कंसंट्रेशन तभी टूटा जब उसने उस साउंड को सुना, जिस साउंड का मतलब मेटल फ्यूजिंग कंप्लीट हो चुका है। तो वो इस साउंड को सुनने के बाद ही ग्रैंडफादर के पास जाके जल्दी से बड़े खुश होकर कहता है कि देखा ग्रैंडपा, देखा वो साउंड मेटल फ्यूजिंग का था। ग्रैंडफादर आंखें खोलिए, देखिए मैंने शॉट को फाइनली रिपेयर कर दिया है। लेकिन रियलिटी तो यारो एकदम ही क्रूल चीज है, जो कि अपने सनबक को फिर से एक और मतलब कितनी बार हिट करेगा भाई, जो कि मतलब उसको इस बार भी जबरदस्त वाला हिट करता है। तो वो अपने ग्रैंडफादर को पकड़े हुए वहीं पे रोने लगता है। और ये रोना सिर्फ मतलब अपने इस ओल्ड मैन के मरने का नहीं था, ये रोना था वो खुद को मतलब रिकॉग्नाइज किया कि उसको आज तक जिस भी बंदे ने प्यार किया है ना, वो सारे के सारे बंदे साले मर गए। मतलब सही है यार, उस तरह अपना सॉन्ग यंग अगर इस मतलब बक से दूर ना जाता ना, तब शायद वो भी टपक जाता। इस चीज को यार सीरियसली मत लो। और स्टोरी में आते तो उस कांड से बेखबर अपना जनरल और उसका ग्रैंड डॉटर बड़ी ईगर से ब्लैक स्मिथिंग हाउस की तरफ जा रहा था। जिस चीज को देख के उससे अपना जनरल भी अपने ग्रैंड डॉटर से पूछता है कि क्या उसने उस सनबक बच्चे को इतना ज्यादा मिस किया, जिसका जवाब जब हाँ में आता है तब अपने ओल्ड जनरल अपने मतलब सनबक को देख लेगा। इस बात को मतलब सोचता है, मतलब आदर तरीके से सोचता है कि इस लड़की वजह से इसके ग्रैंड डॉटर के मुंह में स्माइल आया है। जिस बात छोड़ के जब वो लोग फाइनली मतलब ब्लैक स्मिथिंग के हाउस में जाता है, तब उन लोग को नजर आता है अपना सनबक रिपेयर्ड शॉट को लेके एकदम बुरी हालत में वही बैठे बैठे मतलब रो रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट प्लान में हम लोग को देखा जाता है अपना मतलब उस ओल्ड मैन के बेरियल ग्राउंड। जिस चीज को देख के अपना रिन भी रोने लगता है, तो उसका बॉडीगार्ड मतलब गैरेज में ले जाता है। जिस चीज को छोड़ के उस अपने जनरल के मन की तरफ आते, जो कि अपने सनबक को देख के सोच रहा है कि अगर मैं कुछ दिन जल्दी आ जाता तब से मैं उस ओल्ड मैन का डेथ का रिपेमेंट कर पाता। लेकिन अब जबकि ये बच्चा एक फैक्ट है कि इस बच्चे ने मेरे शॉट को रिपेयर किया है खुद ही, और दिखने में भी ऐसा लग रहा है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। तो अपना जनरल अपना मतलब सनबक को अपने साथ आने का ऑफर देता है। जिस ऑफर को रिफ्यूज करते वक्त अपना सनबक मन में सोचता है कि जिस किसी ने कभी उसको अपने अंडर में लिया है ना, उसको कभी भी इवन प्यार किया है, वो सभी के सभी बंदे लोग चले जाते हैं। तो वो अब किसी के अंडर नहीं जाएगा, जिससे कोई भी अब उसे छोड़ भी नहीं पाएगा। मतलब लॉन्डो समझ रहे हो, सिंगल रहो तो कोई बंदी कभी मेरा बाबू खाना खाया ये बात भी नहीं बोलेगा,
और मेरे में बाबू को छोड़ के जा रहा हूँ, ये बात भी कभी भी सुनने का मौका तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो अब स्टोरी में उस जायका के अपने जनरल पीछे घूम के अपने सनबक को टेक केयर बोल के जाते वक्त ही उसका ग्रैंड डॉटर तुरंत आके अपने सनबक को खींच के उल्लू के साथ ले जाता है। और यह एक्चुअली अपना सनबक क्यों आया आप लोग को पता है? क्योंकि इस रेन को देख के अपने सनबक को उसके मदर की बात याद आ जाता है, जिस वजह से वो अपने इस रेन के ना चाहते भी रिक्वेस्ट को मान लिया। इसके अगले पैनल में हम लोग को देखा जाता है अपना सनबक जनरल के घर यानी कि डियोंग हाउस होल्ड में आ चुका है, जिनको वेलकम करने के लिए भी ये सारे सर्वेंट आ चुके हैं। और साथ ही यारो ये एंशिएंट टाइम का चाइना का मतलब एक सेरेमनी टाइप था। फैमिली या क्लैन हेड का पेट्रियज अगर मतलब कहीं दूर जाए उसके बाद लौटने पे सारे के सारे सर्वेंट या शायद सारे के सारे मतलब फैमिली के मेंबर्स ही वेलकम बैक करने के लिए दरवाजे पे आ जाते हैं। जिस वक्त छोड़ के अब यहाँ अपने सनबक को भी इस इतने बड़े क्लैन मैनर को देख के लग रहा है कि यार मैं सोचता था मेरा हाउस काफी लग्जूरियस था, लेकिन ये वाला घर तो मतलब अलग ही लेवल पे है। जिस वक्त छोड़ के अब बाहर जब अपने मेन मेट अपने मतलब सनबक को देख के पूछने लगता है कि ये बच्चा आपके साथ कौन है लॉर्ड, जिसके जब में अपने जनरल कहता है कि एक ऐसा बच्चा है जिसको उसने अपने हाउस होल्ड में लिया है। तो अब इस बात को सुन के वहाँ सारे के सारे बंदे लोग एकदम मतलब हैरान हो जाते। इस तरह मतलब अपना सनबक भी हैरान है, लेकिन उसे तब पता नहीं था कि इस तरह किसी चाइल्ड को हाउस होल्ड में लेने का मतलब क्या होता है। और सारे के सारे मेट्स उस बात को सुन के उतना ज्यादा शौक क्यों थे। जिस तरह पता चलने से पहले अभी नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है अपने सनबक को, जो कि अब एक यंग मैन बन चुका है और डोंगन फैमिली का यंग मास्टर और सक्सेसर भी। जिस घर में अब उसे पता है किसी भी चाइल्ड को हाउस होल्ड में लेने का मतलब उसको सक्सेसर बनाने का प्लान किया जा रहा है। जिस वक्त छोड़ के अब यार हम लोग को कितने साल का ये टाइम जंप है यह हम लोग को दिखाई नहीं जाता है। मतलब उस तरह अपने सन यंग का उस डुएल का भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिखाया गया है। उसके ऊपर से कई पैनल से मतलब देख ही रहे हो अपने सन यंग को दिखाई नहीं जा रहा है। इसके ऊपर से यह दूसरी बार टाइम जंप होते दिखाया जाता है। और एक बात तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि अपना सन यंग कभी भी उसके छोटे भाई को ढूंढना छोड़ेगा नहीं। उसके ऊपर से अपने सनबक को जंग के 4 सेजेस में से एक सेज ढूंढ रहा है। तो मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है क्या मतलब अपने सोंगबक्का ने किसी के मतलब पता नहीं चला अब तक? इन सारे सवाल का जवाब तो हम लोग को स्टोरी में आगे जाके मिल जाएगा। लेकिन अब आते कारण में जहाँ की अपना यंग मैन संबक वही इस बॉडीगार्ड से अब एक डुएल करने के लिए आया है, जिसको करने के लिए वो लेट था। जब इस कार में अपना मतलब ये बॉडीगार्ड पूछता है, जो कि यार एक्चुअली इसका नाम जनरल मियोंग है, तब उसके जब में अभी अपना सनबक कहता है कि मैं वो बस यंग लेडी से अपना पीछा छोड़ के आने वाला ही था, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। जनरल मियोंग इसके लिए मैं अपॉलॉजी भी मांगता हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना मतलब ये बॉडीगार्ड मियोंग फाइटिंग स्टैंड लेते हुए कहने लगता है कि मैंने तेरे को बोला था तू मेरे को बदर करके बुलाएगा, लेकिन फिर भी तू मेरे को जनरल मियोंग ही कह रहा है। जिसके जब में उस तरफ भी अपना सनबक फाइटिंग स्टैंड लेते कहता है कि मेरे लिए ये ऑर्डर आपका मानना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसी के साथ साथ डुएल के दौरान हम लोग को पता चलता है किस तरह भी अपना सनबक कोंग सुक मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब उसने अपना सोंग फैमिली का मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। उसके वजह से ऑब्वियसली मतलब सनबक डेली प्रैक्टिस करता है और ये डुएल ये दोनों कर रहे हैं क्योंकि अपना सनबक कोई मार्शल आर्ट का एग्जामिनेशन देगा। तो अभी तक उसने कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है वही बस चेक करने के लिए है। तो डुएल के दौरान उस तरफ अपने बॉडीगार्ड मतलब मियोंग काफी हार्ड अपने सनबक के ऊपर जा रहा था, लेकिन उस तरफ अपना सनबक भी उसका फुल पावर भी शो नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो शो करता है तब अपने बॉडीगार्ड मियोंग खुद ही थक जाता है, जिस चीज को देख के वो अब सीरियस होके जब अपने सनबक के ऊपर हमला कर देता है। तब अपना इस तरफ सिचुएशन पलट के अपना आप सनबक ही नहीं संभल पा रहा है। जिस चीज करे कहते हैं अपना सनबक कहने लगता है कि अरे वो बॉडीगार्ड मियोंग ये तो कोई कोंगसुक टेक्निक नहीं हुआ, तू तो कोई और ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके जब में अब लड़ाई को रख के उस अपना बॉडीगार्ड मियोंग कहता है कि सनबक बैटल फील्ड में एनिमी कभी भी एक टेक्निक से तेरे ऊपर हमला नहीं करने आएगा और जैसा तूने सोचा उसी तरह एनिमी फाइट करेगा। ये चीज भी लगभग 100% टाइम नहीं होता है। तो अपने आप को मत भूल, ये सारे ट्रेनिंग को याद कर और तुझे यहाँ है इसका क्या रीजन है ये चीज भी भूल मत। ये बोलते उससे अपना बॉडीगार्ड मियोंग लगातार हमला करके अपने सनबक के उस टाप को तोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड मियोंग विदाउट रियलाइज किए ना वो बैटल फील्ड का
मतलब किलिंग इंटेंट से फाइटिंग करना शुरू कर दिया था। जिस बार को अब करते उस तरफ बॉडीगार्ड मियोंग भी खुद को रोक नहीं पाता है, लेकिन उस तरफ अपना सनबक उसके फैमिली का मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। और ये चीज कम्प्लीटली इंस्टिंक्चुअली हुआ, जिस सीन के बाद ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है अपना सनबक अभी मतलब याद कर रहा है उसी हाफ कट हुए पेंडेंट को देखते हुए कि वो किस तरह अपने बचपन की वो दिनों को याद करना नहीं चाहता था, लेकिन आज उसने फोर्सफुली याद करने में मजबूर हो गया। लेकिन उन सोच को भंग करते हुए अपने आप काफी ब्यूटीफुल रीन पूछने लगता है कि उस नेकलेस को कई दिनों बाद वो देख रहा है, जिसके जब में उससे अपना सन बक कहता है कि अरे मिस आप कब आए, मेरे को पता ही नहीं चला। जिस चीज सुन के उससे अपना रीन अब गुस्सा करके मुंह फुला के पीछे मुड़ के कहने लगता है अरे देखो तो सारा, मैंने शायद आपको पहचानने में मिस्टेक कर दिया। जिस बात को सुन के जब उस तरफ अपना सनबक पूछने लगता है वही कि मिस अब मैंने अब क्या कर दिया, जिसके जब में उस तरफ अपना रीन पूछता है क्या अपना मतलब सनबक अभी तक समझ नहीं पा रहा है। जिस सवाल को सुन के अपना सनबक भी एकदम मतलब क्वेश्चन वाला चेहरा में लाता है, जिस चीज को देख के अब अपना रीन नाटक करने लगता है कि इतने दिनों के बाद मैं जब बाहर आया एक ऐसे पर्सन से मिलने के लिए जो पर्सन मेरा यहाँ इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो तो मेरा इंतजार कर ही नहीं रहा है, इवन वो तो यहाँ आया ही नहीं। तो मतलब समझ रहे हो ना। उस तरफ अपना सनबक भी अच्छी तरह से समझ के अपने जिस मतलब यंग मिस को रीन कहता है, तब अपना रीन टीस होने लगता है कि क्या हुआ, सुना नहीं क्या। जिस बात को अब काटते है उस तरफ अपना सनबक कहने लगता है कि रीन तेरे को पता है ना, अगर तू जब चाहे तब मेरे को बुलाएगा ना, तब हम दोनों को ही स्कोल्डिंग किया जाएगा। जिस बात को सुन के अब उस अपना रीन बड़ी एफिशिएंटली अपने सनबक का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि अरे बचपन में तू मेरे को पिकी बाइट राइड भी दिया करता था, हम मतलब क्या हो गया। जिसके जब में एम्बरस होते हैं उस अपना सनबक कहने लगता है कि वो तो मतलब बच्चा था। इस बात को सुनने के बाद ही अपना रीन कहता है तो अब तो मतलब अपना रीन बच्चा नहीं रहा ना। लेकिन अब ये बात सुन के वो दोनों ही चुप हो जाता है। इस तरफ अपना सनबक उसके फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां अपने मेन मेट अपने सनबक को वही शायद पीके राइट देने के बाद मतलब काफी ज्यादा क्लोज जाने के बाद देख के कहीं कोपचे में लाके एक जोरदार थप्पड़ मार के कहता है कि सनबक तो खुद को मत भूल, तेरा वो हरकत देख के अदर्स मेट ये जरूर से सोचेंगे कि तू हमारी यंग लेडी के लिए एडवांसमेंट कर रहा है। तू ये अच्छी तरह से जानता है हमारे यंग लेडी के लिए तो बस एक प्ले थिंग है, तो उस तरह से एक्ट करने का, ठीक है ना। जिसके जब में मायूस होके अपना सनबक भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। उस दिन के बाद से अभी अपना सनबक हमेशा मतलब उसी तरह एक्ट किया, लेकिन बातों से तो हम लोग को पता चल रहा है और हरकतों से भी कि उस मेन मेट को भी अच्छी तरह से पता है और अपने सनबक को भी कि अपना रीन मतलब अपने सनबक को पसंद करता है। तो इसलिए अभी जब अपना रीन पूछता है तो अभी क्या मतलब अभी तो वो बच्चा नहीं रहा जो मैंने ऐड किया, लेकिन ये बात कैसे सिंपल में मतलब कन्वर्सेशन में चलेगा पता है आप लोगों को कि अपना रीन ने कहा कि उसको बचपन में अपना सनबक पिकी राइड दिया करता था, तो अभी क्या वो पिकी राइड नहीं देगा। जिसके जब में वहां आप अपना सनबक वही मतलब पिकी राइड वाला पोज बना के बैठ जाता है। जिस चीज को देख के जब अपना यंग लेडी पूछता है क्या वो सनबक क्या कर रहा है रे, जिसके जब में एक्जैक्टली वो बात कहता है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि मिस आपको पिकी राइड चाहिए था ना, तो आ जाइए, मैं अभी भी आपको एक बच्चा ही मानता हूँ, इसलिए मैं अभी भी आपको एक पिकी राइड देने में कोई माइंड नहीं करूंगा। जिस बात को सुन के और इस हरकत को देख के अब वहां अपना रिन गुस्सा करके वहां से चला जाता है। जिस चीज को देख के अब अपने सनबक को तो मतलब पता चल गया कि उसका कम बन गया है, तो वो वही बचपन तरह मतलब टीस मारते हुए कहता है कि अरे मिस आपको पिकी राइड चाहिए था ना, मैं दे रहा हूँ ना। ये बोलते अभी अपना सनबक यंग लेडी के पीछे पीछे चल देता है। जिस दिन के बाद अब हम लोग को अपना वो मेन मेट को दिखाया जाता है जो कि इस कांड को पूरी एकदम पैनी नजर से देख रहा था भाई, और वो यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि चलो शुक्र है अपने सनबक को उसके स्टेटस के बारे में पता है, वो अवेयर है, लेकिन यंग लेडी उनका फीलिंग्स अब प्रॉब्लम बन रहा है। जिस पर छोड़ के वहां से सीन सब के हम लोग को नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है। शाम हो गया है, सूरज ढलते वक्त समुद्र से मतलब कैसा नजारा आता है, ये शायद समुद्र नहीं है, कैसा मतलब बड़ा सा एक झील है शायद, तो मतलब समझ गया ना। सूरज ढलते वक्त नदी या बड़ा सी झील में या समुद्र में किस तरह मतलब नजर आता है, जिन नजारा कोई अभी अपना ये दोनों इंजॉय कर रहे थे, और उस तरह अपना रीन भी खुश नजर रहा था। जिस चीज को देख के अब अपने सनबक को भी काफी ग्लैड फील होता है कि चलो अभी रीन गुस्सा नहीं है, उसने काफी जल्दी अपना मूड को चेंज कर लिया। जिस चीज को देख के अब सीरियस थॉट में अपना सनबक मन में सोच रहा है कि रीन वो दूसरा पर्सन है जिसने कि इसको
बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से अच्छे से ट्रीट किया है उसका वो ओल्ड ग्रैंडपा के अलावा, तो इस बार वो डेफिनेटली अपने रिन को प्रोटेक्ट करेगा। ये जब वादा अपना यहाँ सनबक खुद से करता है ना, तभी यार अपने मतलब राइटर को क्या कहूँ, मतलब माह क्या राइटर है भाई, अपने सनबक को वो अकेला छोड़ दे, कोई मजाल बनेगा यार। मतलब स्टोरी में अब नेक्स्ट पैनल में ही दिखा जाता है, ये कहीं के एक रिच यंग मास्टर का नजर जो अपने रिन के ऊपर पड़ता है, तब इसका बॉडीगार्ड लोग पूछता है कि यंग मास्टर क्या आपको वो लड़की चाहिए, मैं को उसको यहाँ लेके आऊं। जिसके जब में वो यंग मास्टर कहता है कि इस जैसा ब्यूटी को ना एक बार चक के फेंक देना सच में वेस्ट का चीज होगा, और ये दिखने में भी एक अच्छे फैमिली का लड़की लग रहा है। तो इसके पहले बैकग्राउंड कवर में इन्फॉर्मेशन लो। त्यारो इस रिच सेडी यंग मास्टर को देख के आप लोग को तो पता चल गया कि यह बंदा कुछ बड़ा कांड करने वाला है अपने सनबक की जिंदगी में थ्रू रिन। मतलब मैं कंफर्म से कह सकता हूँ यार। इसलिए अगर आप लोगों को भी जानना है कि अब ये नया कैरेक्टर क्या कुछ बवाल लाएगा स्टोरी में, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए, और लाइक शेयर कमेंट तो बाय।